यहां तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो शाब्दिक अर्थ है कि इनके वर्ड वाइड मतलब इनके वर्ड के अकॉर्डिंग इनके क्या मीनिंग निकलते हैं वो समझ चुके हैं। अब इसके बाद में लास्ट में हमने समझा था यूनिफॉर्म शब्द, तो यूनिफॉर्म शब्द में हम समझ के अब आगे ये देखेंगे कि हम यूनिफॉर्मिटी के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज 4 कंसेप्ट समझते हैं। जो विभिन्न धर्मों के कानून हैं हमारे देश में सिविल मामलों में, उनको लेकर 4 विकल्प हो सकते हैं। चलिए सब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। यूसीसी की क्लास में देखिए डीपीएसपी हम देख रहे हैं, जिसमें डीपीएसपी हम आर्टिकल वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 1-2 टॉपिक डीपीएसपी में आपके ऐसे हैं जैसे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, जिसपे मेजर क्वेश्चन मतलब मेंस के पर्पज से, चाहे आप जीएस के पेपर में आप देख लें, चाहे आप ऐसे के टॉपिक के रूप में देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जनरली यूसीसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बिल्कुल एक क्लियर थॉट प्रोसेस कि इसका यूसीसी का मीनिंग क्या होता है, ये भारत में इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ, ऐसी क्या स्थिति थी कि उस टाइम, देखिए आप ये सोचिए कि आज यूसीसी का मुद्दा उठ रहा है, तो ऐसी क्या स्थिति थी कि उस समय भी जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय भी यूसीसी का जो आर्टिकल है वो उसमें ऐड किया गया था। तो देखिए क्योंकि मोस्टली अभी जो वर्तमान में चर्चित मुद्दे हैं उनको लेकर जो आर्टिकल्स हैं उनको ऐड ऑन किया गया है, लेकिन ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जबकि ये संविधान निर्माण के साथ ही इसको ऐड कर दिया गया था। तो हमें ये इतिहास समझना होगा कि जब संविधान बना उस समय ऐसी क्या स्थितियां थी कि संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी में इसको ऐड किया था। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इनके वर्ड्स की जो मीनिंग है वो हम देख चुके हैं, और अब आज यूनिफॉर्म लास्ट शब्द हमने समझा था, तो अब आगे यूनिफॉर्मिटी को लेकर क्या क्या चीजें कंट्री में पॉसिबल हो सकती है उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए 4 विकल्प जो आपको मैंने बताया कि 4 विकल्प हो सकते हैं यूनिफॉर्मिटी को लेकर, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे कि 1 या 2 विकल्प ऐसे होंगे जिनमें प्रॉपरली आपको यूनिफॉर्मिटी दिखने को मिलेगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इन कंसेप्ट को अगर अपनाया जाता है तो यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है, या फिर यूनिफॉर्म कानून जो है, एक कानून जो है, जो कंसेप्ट हम सोचते हैं उसको पॉसिबल किया जा सकता है। जब हम ये सब डिस्कस कर लेंगे तो आप ये बताइएगा कि आप किसको ज्यादा ठीक समझ पा रहे हैं। देखिए पहले और आज दोनों समय में हम देखते हैं कि जो हिंदू थे उनके अलग अलग कानून थे, और आज भी हैं, इनमें बौद्ध, जैन, सिख ये भी शामिल है। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उनके कानून एकदम अलग है, ईसाइयों के अलग है, पारसीज के अलग है, यहूदियों के अलग है, और इनमें से भी कुछ कुछ कॉमन है और कुछ कुछ बिल्कुल ही अलग है। और इन सब को धर्मों के हिसाब से न रख के जो एक बनाने की जो कवायद है उसी को ही यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि इन सबको अलग अलग न रखकर एक कर दिया जाए। जैसे कि देखिए आप ट्राइबल सोसाइटीज हैं, जैसे नागालैंड में, मिजोरम में, शेड्यूल 6 में आप देखते हैं कि हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, करीब 10 बताए गए हैं, जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया, या फिर जैसे चकमा डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, ये ऐसे करके इन सब में भी जो कानून है वो भी अलग अलग चलते हैं। इनको एक बनाना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब मैं आपसे 4 वो विकल्प डिस्कस करूंगी जो हो सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या सिचुएशन रखी जा सकती हैं। ठीक है, देखिए पहला विकल्प तो ये है कि एक जगह सारे कानूनों को लिख दे, जिसका जैसे हिसाब है, मतलब यूनिफॉर्म इस तरह से कर दिया जाए कि एक जगह सबको लिख दिया जाए, अब जिसका जो हिसाब है, जिसकी जो परंपरा है वो उस हिसाब से चलता रहे। देखिए सबका अपना अपना कानून चल रहा है, क्यों किसी के पंगे में घुसे हम। ठीक है, एक सिचुएशन तो है ये। सेकंड सिचुएशन ये है कि सबके जो अलग अलग कानून है उनको तो चलने दिया जाए, लेकिन उन सबके कानूनों में जो बिंदु भेदभाव वाले हैं, मतलब जो भेदभाव उत्पन्न करते हैं, उनको
खारिज कर दें, और मतलब उनकी जो मतलब भेदभाव जो करने वाले कानून हैं उनकी जगह प्रोग्रेसिव कानून बना दिए जाएं, प्रोग्रेसिव कानून बना के उनके कानूनों में ऐड ऑन कर दिए जाएं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हिंदू महिला और मुस्लिम महिला की स्थिति में भेदभाव वाली स्थिति को हम समझते हैं कि एक हिंदू महिला है, वहां पर एक ही विवाह है। हमारे हिंदुओं में क्या है कि एक विवाह का प्रचलन है, और दूसरी बात यह है कि विद लो भी बाइगमी है, या मतलब बाइगमी जैसे कि द्विविवाह वगैरह दंडनीय अपराध बनाए गए आईपीसी में, ठीक है। लेकिन वहीं एक मुस्लिम महिला को आप देखते हैं तो मुस्लिम पति को 4 शादियां करने का राइट है। तो जो मुस्लिम महिला है वो हर समय एक अनसिक्योरिटी में रहती है। हालांकि हिंदुस्तान में ये स्थिति देखने को कम मिलती है, लेकिन एक मुस्लिम महिला हर समय इस अनसिक्योरिटी में रहती है कि कल को दूसरी शादी ना कर ले, दूसरी शादी ना कर ले। तो इस तरह से जो भेदभाव उत्पन्न करने वाले जो कानून है उनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। और इसी तरह से जो ईसाइयों में भेदभाव करने वाले उनको हटा दें। इसी तरह जो अन्य जितने भी धर्म हैं जिनमें भेदभाव करने वाले जितने भी कानून हैं उनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। मीन्स कि कोई एक कानून तो न बनाया जाए, जबकि वो सब हटा दिया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है। एक रास्ता ये हो सकता है, और मोस्ट ऑफ लोगों का मानना है कि ये यूसीसी लागू करने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता साबित होगा, ठीक है। अब थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है कि एक कानून बनाया जाए 1000-1500 पेज का, और उसमें अलग अलग चैप्टर बना दिए जाए, विवाह का चैप्टर, दत्तक का चैप्टर, तलाक का चैप्टर, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। क्या समस्या हो सकती है कि मोहम्मडन है, मोहम्मडन में ये है कि अगर क्योंकि एक कानून बनाने की हम सोच रहे हैं कि एक कानून बना दिया जाए, उसी में विवाह, दत्तक, तलाक सब प्रोविजन डाल दिया जाए, एक मोटा बड़ा कानून बना दिया जाए। तो मोहम्मडन में क्या है, जो विवाह का जो मुद्दा है उसमें यह है कि वो अपने जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं उनको छोड़ के किसी से भी शादी कर सकते हैं। अपने परिवार में मामा काका जो भी हैं उनके घर में शादी हो सकती है, मौसी है, कुछ भी, किसी के बच्चे से भी। और यही सिस्टम आप देखेंगे कि केरला साइड में आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो मामा साइड जो होता है उस वहां पे शादी करना बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप देखते हैं कि राजस्थान है, हरियाणा है और पंजाब है, यूपी है, इन क्षेत्रों में जो सगोत्र विवाह है उनको सही नहीं मानते हैं, इवन बहुत गलत मानते हैं। और अगर कर भी लाए, किसी अपने परिवार में किसी का कर भी दे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ये किया जा सकता है कि इस बड़े से कानून में मतलब समुदायों को कुछ एक्सेप्शन दे दिए जाएं, ठीक है। हालांकि कुछ मतलब हालांकि सभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बिल्कुल सेम कर दिया जाए, ऐसा कानून बना दिया जाए, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर उनके जो राइट्स हैं वो डाल दिए जाएं। आप इसी तरह आप देख भी सकते हैं कि जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसमें आप देखेंगे तो वो सिर्फ लागू होता है यहूदी, ईसाई और पारसियों पे, लेकिन इन 3 पे लागू होने के बावजूद भी उसमें ये लिखा हुआ है कि ये वाले कानून ईसाइयों के लिए, ये वाले यहूदियों के लिए और ये वाले पारसियों के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रावधान अलग अलग है और कुछ तीनों पे इक्वली लागू है। एक स्थिति ये हो सकती है। अब 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, चौथी स्थिति देखते हैं कि एक ऑब्सोल्यूट कानून बना दिया जाए, कॉम्प्लेक्स कानून, नया कानून बना दिया जाए कि अब चाहे आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, भाई कानून तो यही लागू होगा, इंडिया में अगर आप रहेंगे तो इसी कानून के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ऐसा एक चौथी स्थिति के तौर पर हम इसको समझ तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबकी रस्में हैं वो एक जैसी हो जाएंगी। जैसे समझ लीजिए वो वैसी की वैसी रहेंगी, ये जो चौथा ऑप्शन मैंने दिया है उसमें वो वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे मुस्लिम है, उनकी शादी ये काजी करवाते हैं, हिंदुओं में पंडित करवाते हैं, और सिखिज्म में आप देखते हैं कि जो आनंद कारज के थ्रू ये शादी करते हैं। लेकिन ये कर दिया जाए कि जो एक नया कानून बनाया जाए जो कॉम्प्लेक्स होगा बहुत ही, उसमें यह कर दिया जाए कि शादी तो आप अपनी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया जाए। इस तरह से एक नया कानून बना दिया जाए, ठीक है। और फिर चाहे संपत्ति का मामला हो, संपत्ति के वितरण का मामला हो, तलाक का मामला हो, इन सब में क्या होगा, मामला 100% होमोजेनस रहेगा, समरूप रहेगा। देखिए, हमारी जो कंट्री है वो मल्टीकल्चरल वाली कंट्री है,
बहुत सारे कल्चर है, तो हम जर्मनी से, फ्रांस से, इनसे कुछ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही धर्म है, एक ही कल्चर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यही कंडीशन आप देखते हैं कि सऊदी अरब में है, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ, इराक, ये सब इनमें सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे एक ही धर्म के लोग हैं, तो कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। लेकिन हमारी कंट्री में अगर एक कानून बना दिया जाए तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। देखिए हमने कितनी तरीके से यूसीसी को सोचा है कि इस तरह से लागू की जा सकती है, इस तरीके से लागू की जा सकती है, इस तरीके से लागू की जा सकती है, लेकिन हमारी कंट्री की स्थिति ये है कि कोई भी एक कानून बनाने का यहाँ पर महत्व नहीं होगा। ठीक है, अब इस मुद्दे पर हमारा काफी लंबा डिस्कशन अभी चलेगा, जिसमें आपको टिक के बैठ के सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या स्थिति रही। ठीक है, कि हिंदुओं में आप देखते हैं कि पैट्रियार्की एकदम नॉर्मल है, कि पिता से पुत्र को संपत्ति जाती है, और इसी जगह आप देखेंगे कि जो केरला साइड में आप देखेंगे वहां पे ये पिता से पुत्र वाला सिस्टम नहीं है, वहां पे क्या है, माता से बेटी को जाती है संपत्ति। और यही मेघालय में एक है, खासी जनजाति है, खासी ट्राइब जो है, वहां पे भी सेम ट्रेंड है, बेटी से मां को संपत्ति जाती है। इसलिए क्या है, हमारी कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है, और सबकी जिम्मेदारी क्या है, सरकार पे। और इवन और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी यही लिखा है कि हम सभी अच्छी संस्कृतियों की जो समावेश करके, जितनी भी संस्कृतियां, उनमें जितनी अच्छी संस्कृतियां होंगी उनका समावेश करते हुए यूसीसी लागू करेंगे। तो अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं तो हम दो शब्दों को हमें समझना बहुत जरूरी है जो कानून के लिए चलते हैं। ठीक है, एक है पर्सनल लॉ, ठीक है, जो दो शब्द यूज में आते हैं लॉ को लेकर, जिसमें एक तो पर्सनल लॉ है शब्द और एक है लेक्स। इसकी स्पेलिंग जो है वो हम लिख लेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं। इसको लेक्स लोकाई भी, लैटिन शब्द है, लेक्स लोकाई भी बोलते हैं, लेक्स लोसाई भी बोलते हैं, और लेक्स लोसी भी बोलते हैं। ऐसे करके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये शब्द है पर्सनल लॉ, ये क्या है। पर्सनल लॉ का मतलब है कि ये पर्सनल किसी पर्सन पर लागू होता है। ठीक है, कि ये पर्सन जहां जहां जाएगा इसके साथ में इसका कानून मूव करेगा। ठीक है, जहां भी ये रहेगा उस पर इसका खुद का ही कानून लागू होगा। ठीक है, इसको कहते हैं पर्सनल लॉ। दूसरा है लेक्स लोकाई या लेक्स लोसी, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, इसका मीनिंग है लॉ ऑफ लैंड, कि जिस भूभाग पर आप हैं वहां का कानून, भूभाग का कानून। ठीक है, कि आप जहां रहेंगे, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप पर कानून कहां का लागू होगा, जहां पर, जिस भूमि पर आप हैं। देखिए आज जो स्थिति है, तब तो हम एक डेवलप्ड कंट्री की दर पर खड़े हैं, मतलब डेवलपिंग फेज में, लेकिन डेवलप्ड बन जाएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमें बहुत कि ये अलग अलग कानून कैसे थे और आज यूसीसी की डिमांड क्यों की जा रही है, या फिर क्यों ये चाहा जा रहा है कि एक ही कानून बना दिया जाए, और अलग अलग कानून जो थे इनकी शुरुआत, मतलब एकदम बिल्कुल शुरुआत कहां से हुई, रीजंस क्या थे उनके कि इस तरह से अलग अलग कानून थे। देखिए ये सब शुरू हुआ था ट्राइब से, जब हम
जनजाति के रूप में लोग रहते थे। ठीक है, मान लीजिए एक कबीला था, उसमें 1000 लोग हैं, तो इनके नियम कानून सब सेम थे। ठीक है, 1000 लोग थे, इनके नियम तो इन 100 के सबके ट्राइब, एक ट्राइब थी तो सबके एक जैसे थे। ठीक है, और दूसरी ट्राइब थी 1000 लोगों की, इनके और इनके दोनों के अलग अलग थे, इनके अलग थे और इनके अलग थे। ये वाला जो एरिया है, यहां पर क्या है, खेती भी होती है और बढ़िया खेती होती है, फसल भी हो जाती है और पशुपालन करते हैं, जिनको खिलाने के लिए चारा वगैरह सब इनके पास है, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र में खेती नहीं है। ठीक है, तो ये खाएंगे क्या, इसलिए इन्होंने क्या किया, पशुवध से ये अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जानवरों को मार के खाएंगे, अन्न नहीं होगा तो क्या करेंगे, जानवरों के माध्यम से ही खाना, तो खाने पीने की कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो ये पशुपालन वाला एरिया है, खेती वाला एरिया है, इन्होंने क्या किया है, खेती होती है, अन्न होता है तो खाने को कोई कमी नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या किया, पशुवध को अपराध घोषित कर दिया कि अगर कोई जानवर को मारेगा तो वो दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत क्या है, इनका कानून क्या है, क्योंकि इनके पशुवध ही किया जाता है, खाएंगे क्या नहीं, तो कि जो साल में सबसे ज्यादा पशु मारेगा उसको राष्ट्रीय वीर तो नहीं, मतलब ट्राइब वीर, मतलब जनजाति का सबसे वीर उसको घोषित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इनके स्थितियां अलग अलग होने के कारण इनके कानून अलग अलग थे, नियम अलग अलग थे। ठीक है, ये आप स्थिति देख रहे हैं, दोनों की स्थितियां अलग थी तो नियम कानून अलग अलग थे। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक समाज था जिसमें बहुत युद्ध हुए, उस समाज ने बहुत युद्ध लड़े, इसलिए पुरुषों की संख्या उस समाज में कम हो गई और स्त्रियों की संख्या एज यूजुअल, वो युद्ध नहीं लड़ा उन्होंने, पुरुष युद्ध में गए थे इसलिए उनकी कम हो गई। तो समझ लीजिए 800 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हो गई। ठीक है, मींस की जो सेक्स रेशियो है वो बिगड़ गया, और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए उस समाज में बहुविवाह की प्रथा चालू कर दी गई। क्या कर दिया गया कि एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता तो फिर क्योंकि महिलाएं अधिक थी, पुरुष कम थे, तो विवाह व्यवस्था गड़बड़ा जाती। इसलिए इस समाज में क्या कर दिया गया, बहुविवाह प्रचलन में ला दिया गया कि भाई एक पुरुष 4, 5, 10 कितनी शादी कर सकता है, ये कानून बना दिया गया। इस समाज में युद्ध हुए थे। दूसरे ही समाज में जहां खेती होती थी, और एक मतलब ये इससे अदर एग्जांपल है, खेती हो रही है और खाने पीने को अन्न भी है, लेकिन जो खेती की जमीन है वो कम थी। ठीक है, तो जमीन कम होने के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन के ये वाला जो है समाज है, जो युद्ध वाला समाज है, जिसमें सेक्स रेशियो गड़बड़ हो गया है, 800 पुरुषों पर 1000 महिलाएं बची है। ठीक है, तो इनके क्या प्रचलन में आ गया, बहुविवाह। ठीक है, मतलब आप ज्यादा शादियां कर सकते हैं। दूसरा समाज है जिसमें भूमि बहुत कम है, तो एक व्यक्ति है जिसके पास 1 एकड़ जमीन है। ठीक है, और 6 बेटे हैं इसके। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि अगर देखिए 1 एकड़ जमीन है, 6 लोगों में बांटेंगे, फिर 6 में बंट जाएगी, पहले तो 1 एकड़ के हिस्से हो जाएंगे, फिर 6 के समझ लीजिए 2 बच्चे होते हैं, तो ये जमीन कितनी बच जाएगी, हर आदमी के पास में 2-4 गमले रखने जितनी, कि भाई हर आदमी 2-4 गमले रख लेगा, इतनी जमीन बंट जाएगी। क्योंकि पहले 6 बांटेंगे, फिर हर के पिता के जितनी आएगी हिस्से में, फिर उसके बच्चे बांटेंगे। ठीक है,
चलिए, तो इस तरह से ये जमीन का बंटवारा ना हो तो इन्होंने एक टेक्निक ये निकाली कि एक व्यक्ति बहुपत्नी सिस्टम, मतलब बहुपत्नी नहीं, बहुपति सिस्टम, बहुपति, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, एक महिला 5 पति रख सकती है, ये सिस्टम कर दिया जो अपने महाभारत वाला है सिस्टम कि एक महिला जैसे इसमें बहुविवाह था तो इसमें बहुविवाह का तो था, इसमें उल्टा था कि एक पति 4 महिलाएं रख सकता था। इस समाज में क्या हो गया कि एक महिला 4 पति रख सकती हैं, 4 पति 5 पति, ठीक है। मतलब एक परिवार का जो 6 बेटे हैं उनके एक ही पत्नी आएगी सबके। ताकि ये क्यों किया गया, जमीन की ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो बचे ही ना, क्योंकि अब जैसे ये 6 लोग हैं, ये एक महिला है, समझ लीजिए इनके 4 बच्चे होते हैं तो आपस में भाई होंगे तो इनकी भूमि इसी के पास तो रहेगी। तो इस स्थिति में नहीं रह, ये लोग इस स्थिति में नहीं आएंगे कि ये भूमिहीन हो जाएं एक दिन। तो इस समाज में कितना डिफरेंस था, इसलिए ये 2 तरह के कानून बनाए गए। इसी तरह आपने ऊपर वाले में देखा इस समाज में, इस ट्राइब वाले में कितना डिफरेंस था, इसलिए ये अलग अलग कानून और नियम बनाए गए। जो ये वाला आप बहुपत्नी वाला देख रहे हैं, ये भी वर्तमान में भी हमारे अपने देहरादून की तरफ एक खस नाम की एक सोसाइटी है, मतलब उस एरिया को बोलते हैं कि जोनसार बावर क्षेत्र है, और उसमें एरिया में अभी भी ये सिस्टम है। मतलब वो खुद को जो पांडव जो है, पांडवों के वंशज बताते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं। और लेकिन जो इस परंपरा का जो रूट कोज जो था वो ये है कि जितने लड़के हैं उतनी पत्नी होगी तो ज्यादा जमीन बंट जाएगी, इसलिए ये है कि जितने लड़के हैं उनकी एक ही पत्नी हो जाइए। देखिए ये सब तो स्थिति आपको समझ में आ गई है कि अलग अलग स्थानों से बिलोंग करने के कारण, अलग अलग क्षेत्रीय समस्याएं होने के कारण अलग अलग कानून बनाए गए, अलग अलग नियम बनाए गए, ठीक है। लेकिन जब समझ लीजिए इस ट्राइब का इंसान यहां जाता है और इस वाला यहां आता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करूं, क्योंकि यहां वो पशु मारने की आदत पड़ी हुई है, यहां वो आके पशु मार दे तो सजा हो जाएगी, इधर अन्न खाने की आदत है, इधर अन्न नहीं है, तो ये बहुत टेंशन में आ जाएगा। देखिए जब समाज जटिल होते हैं, जब तब हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब जब विभिन्न सामुदायिक परंपराओं के लोग जब एक साथ आते हैं तब समस्याएं आती है। ये अलग कानून थे, साथ में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ये थे कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये एक स्थान पे आ जाएंगे जटिलता तब आती है, तब दिक्कत आती है कि कानून कैसे निश्चित करें, यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएं। और आप देख रहे हैं कि इंडिया भी तो ऐसी कंट्री है जो लंबे समय से बनने वाला देश है, मतलब जो इसी तरह की इन स्थितियों के बाद में आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें आके खड़ा हुआ है। तो बस यही स्थिति हमारी है कि जो यूनिफॉर्मिटी का संकट है ये तो आना ही था, क्योंकि इन स्थितियों में उठ के आई कंट्री आज एक हो गई है, एक स्थिति है, जीवन यापन के तरीके एक जैसे हैं, तो इसीलिए हमारे सामने क्या है, यूनिफॉर्मिटी का संकट आ गया है। तो ऐसे में 2 तरीके हैं कि पर्सन जहां का है उस पर वही का लॉ चलेगा, इसको कहते हैं पर्सनल लॉ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मोहम्मडन है, वो जहां जाए उसका कानून उस पर चलेगा, चाहे केरला का आदमी राजस्थान आ जाए, चाहे राजस्थान का दिल्ली चला जाए, ऐसे करके उसका आदमी वही कानून चलेगा। दूसरा है लेक्स लोसी या लेक्स लोकाई कि भू भाग का कानून, जहां आप खड़े हो वहीं का कानून। देखो पहले के जमाने में परंपराएं अलग थी, सबकी परंपराएं अलग थी, परिस्थितियां अलग अलग थी, लेकिन अब परिस्थितियां कहां अलग है। अब हम सब की कॉमन ही तो कंडीशंस है, हम एक देश में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, दिल्ली में रह रहे लोग हैं, ठीक है। दिल्ली में एक मुस्लिम रह रहा है, एक पारसी रह रहा है, यहूदी रह रहा है, बॉम्बे में एक हिंदू रह रहा है। इन सबके कानून को अलग अलग होने की कहां जरूरत है,
कौन सी स्थितियां अलग है? एक ही तो कंडीशन है, चाहे कोई ऐसा नहीं देखना है। देखिए क्या तर्क हो सकता है कि बॉम्बे में रहने वाले हिंदू और दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम के कानून अलग अलग हों? कोई तर्क बता दे। ये वाली जो स्थितियां हैं इनमें तो तर्क थे, लॉजिक थे कि हाँ भाई जिस क्षेत्र की जैसी डिमांड है, जिस एरिया की जैसी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग कानून थे, उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस थे, उनके अकॉर्डिंग ही चलना था, नहीं तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में एक बॉम्बे में रह रहा पर्सन है, एक दिल्ली में रह रहा पर्सन है, क्या प्रॉब्लम है कि उनके लिए एक कानून ना हो? सिर्फ और सिर्फ धर्म। एक समय था जब लोग अलग अलग थे, उनका मतलब उनको चलाने वाले नियम अलग अलग थे, अब सब मीनिंगलेस हो गए हैं। इसलिए अब जरूरत है लेक्स लोकाई की, एक भूमि एक कानून, मतलब जिस भूमि में आप हो उसके कानून की, यूनिफॉर्म लॉ की। देखिए किसी देश के एकीकरण में देखिए कि कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी बहुत है हमारी कंट्री में, तो एकता कैसे आएगी? तो किसकी भूमिका ज्यादा होगी? भारत धर्म में तो एक हो नहीं सकता है, क्योंकि धर्म में तो 80% हिंदू और 20% अन्य धर्म, मतलब धार्मिक एकता हम में काम नहीं करती, क्योंकि हम धार्मिक राज्य नहीं है, वेटिकन सिटी नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है। हमारा देश क्या है? सर्वधर्म संभाव वाला देश है। तो अगर एकता पैदा होती है तो भारत में किस माध्यम से एकता लाई जा सकती है? ठीक है, कि क्या ऐसा हो कि एकता हो? देखिए एक कंडीशन तो ऐसी होती है जिस टाइम फुल एकता होती है, जब क्रिकेट होता है। क्रिकेट के टाइम में ऑलमोस्ट सारा देश एक हो जाता है। और कैसे होती है? एकता आती है रेलगाड़ियों से। रेलगाड़ियां सबके लिए एक ही जैसी चलती हैं, कोई ऐसे नहीं है इनके लिए अलग चल रही है, उसके लिए अलग चल रही हैं। क्योंकि आप रेलगाड़ी से एक तरह से आप एकता इस तरह भी देख सकते हैं, आप कश्मीर से बैठे कन्याकुमारी तक आप उसी ट्रेन से पहुंच सकते हैं। ठीक है, फ्लाइट्स सबके लिए एक जैसी हैं। करेंसी, पैसा ऐसा तो है नहीं ये इस धर्म के लिए चल रहा है, ये उस धर्म के लिए चल रहा है। एक संविधान सबके लिए एक जैसा है। और उन कानूनों से जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, या फिर अन्य भी कोई दंड कानून है जो एक जैसे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम एक ऐसा देश है जहां कल्चरल डाइवर्सिटी है, और इस कल्चरल डाइवर्सिटी का अपना महत्व है। हमारे संविधान में आप देखते हैं कि 25 से 28 तक धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका राइट है। और मतलब कि एक तरफ हमें धार्मिक स्वाधीनता भी देनी है कि सबके पास 25 से, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई है कि धार्मिक स्वतंत्रता सबके पास है। और फिर संविधान के 29 और 30 को आप पढ़ लेंगे, जो कि कहता है कि भारत में प्रत्येक समुदाय का व्यक्तियों के संवर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का राइट देता है। ठीक है, लेकिन ये जो सांस्कृतिक वैविध्य जो है, ठीक है, ये जो विविधता है उसको के संरक्षण करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, एक तो ये गारंटी देनी है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ वाला देश है। दूसरा, जहां तक संभव हो हमें ये कोशिश करनी है, ये होना चाहिए कि पूरे भारत के कानून जहां जहां संभव हो एक होने चाहिए। देखिए अंबेडकर साहब से एक पर्सन ने एक बात कही कि इतनी विविधता वाले देश में एक कानून नहीं बन सकता। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क्यों नहीं बन सकता, ये संविधान सभा बैठी क्यों है? फिर उन्होंने उस समय 11 ऐसे कानून बताए जिसमें से आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी और सीपीसी थे, जो उन्होंने कहा कि जब ये चल रहे हैं तो फिर यूसीसी क्यों नहीं। इसलिए देखिए मैं इसीलिए आपको जो ये पढ़ा रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप तटस्थ होकर पढ़ें। आपका जो खुद का धर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू कानून बना के उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देना चाहिए, या फिर मैं यहूदी हूं तो उन कानूनों को बना देना चाहिए, मैं मोहम्मदन हूं तो उनको बना देना चाहिए। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप बिल्कुल तटस्थ होकर पढ़ें कि कोई भी सामने वाला पर्सन अगर कह रहा है कि मेरा पर्सनल लॉ बना रहे, तो पहले उसके पक्ष को सुनना है, फिर देखना है कि वो कितना सही है। तो पहले इतनी जो देर हमारी जो डिस्कशन हुआ है उसको 5 मिनट में उसका सम अप करते हैं कि यूसीसी में कोड का मतलब कुछ नहीं है, कानून है बस। ठीक है, और सिविल का मतलब क्या है? सिविल मामलों में मतलब बेसिक दिक्कत क्या है? फैमिली लॉ की है। तो सबके लिए फैमिली के मामलों में, मतलब विवाह में, दत्तक में, माइनर में, मेजोरिटी में, माइनर कितने में होगा, मेजोरिटी कितने में होगी, मृत्यु के बाद संपत्ति किस तरह जाएगी, अधिकार किस तरह से बंटेगा, सक्सेशन, इन सब मतलब इन पर एक व्यापक कानून होना चाहिए।
तो हम उस स्थिति को कहेंगे कि हमारे देश में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देखिए बहुत सारे देश हैं जिनमें है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, पुर्तगाल में है, चीन में है, सोवियत संघ में है, बहुत सारी कंट्री है। चलिए अब आगे जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि इसके जो यूसीसी, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुल मिला के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लाने की स्थिति क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों कंट्री बात कर रही है, क्यों एक रूलिंग पार्टी है जो ये कह रही है कि हम यूसीसी स्थापित कर देंगे। तो एक नीड और एक जो बेसिक सी नेचुरल सी बात है कि अब कंट्री में यूसीसी होना चाहिए। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। मुझे बताइए कि ये कंसेप्ट क्लियर है ना कि यूसीसी क्यों होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो लास्ट क्लास थी उसके मैटर से और आज के मैटर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूसीसी की डिमांड क्यों की जा रही है और क्यों होना चाहिए। बताइए एक बार। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये समझें कि इसके ऐतिहासिक आधार क्या हैं, कैसे हम आज जो स्थिति है उस पर कैसे पहुंचे हैं, जिसमें हम जो पास्ट हमारी हिस्ट्री की क्लासेस जो हुई थी उससे रिलेटेड मुद्दे भी हम डिस्कस करेंगे। और ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि किसी चीज को समझने के लिए उसके वर्तमान में उसकी स्थिति और वर्तमान में उसकी जरूरत को समझने के लिए जरूरी है कि आप उसके इतिहास से मुखातिब हो। मतलब इतिहास पता नहीं होगा तब तक आप उसकी नीड को, उसकी जरूरत उसके लाने के कारण नहीं समझ पाएंगे आप। क्योंकि देखिए एक सभ्य समाज जब होता है, उस सभ्य समाज को अपने इतिहास से बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है, बहुत सारे सबक लेने होते हैं ताकि वो कोई गलती अपने इतिहास में की हुई दोहराए ना, कि उससे वो वापस 200 साल पीछे चला जाए। इसलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो लीगल प्रोसेस है वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, evolution of legal process। ठीक है, कि ये कैसे हुआ और इसमें सिविल कोड का जो मुद्दा है वो कहां दिखाई पड़ता है। अगर हम बहुत पुरानी बात करें तो जो एंशिएंट इंडिया जो था, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में क्या था, स्मृति थी। ठीक है, कौन सी स्मृति थी, मनुस्मृति है और स्मृतियां थी, जिसमें से एक आप देखते हैं कि मनुस्मृति थी, दूसरा था याज्ञवल्क्य की स्मृति थी और आप देखेंगे अगर स्मृतियों में तो नारद स्मृति, वेद और स्मृति थे उस टाइम। तो ये जो थे इनके हिसाब से हमारी कानून व्यवस्था चलती थी। स्मृति एक खास टेक्स्ट है जिसमें नियम वगैरह का जिक्र होता है और सबसे जो
प्रसिद्ध जो स्मृति है उसमें आप देखते हैं कि मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध स्मृतियों में आती है। और इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य की स्मृति है। याज्ञवल्क्य के एक आदमी थे जिनके एक पर्सन थे जिनके नाम पर ये है, और एक नारद स्मृति, ठीक है। और जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इनकी जो उन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है, याज्ञवल्क्य की स्मृति की और मनुस्मृति की। जो स्मृतियां श्लोक के रूप में होती थी उनको धर्मशास्त्र कहते थे, इसलिए जो मनुस्मृति है उसको मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मानव धर्मशास्त्र, मानव मतलब मनु का धर्मशास्त्र, ठीक है। और इसके बाद में जो मिडिवल इंडिया था, जो मध्यकालीन भारत था, जब मुसलमान जो थे वो भारत में आए, उससे पहले भी बहुत परंपराएं थी। मतलब बहुत लोग शक आए थे, हूण आए थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं आए कि वो भारत में समाये नहीं, वो आए और भारत का हिस्सा बनते चले गए। और अलग से इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि वो, मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं बना पाए कि उनको याद रखा जाए। लेकिन जब मुसलमान आए ना, तो वो साथ में अपना धर्म ग्रंथ भी लेके आए और अपना एक लीगल सिस्टम भी लाए थे, जिसका नाम क्या था? शरीयत, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो डिवाइन लॉ है, यानी कि इस्लाम के लोग जिसको दैवीय विधि मानते हैं या फिर ईश्वरीय विधि मानते हैं, उसको बोलते हैं शरीयत। जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। और जब मुगल शासन अपने चरम पर आया, तो आपको पता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए औरंगजेब। इनके बाकी काम कैसे थे कैसे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया, ठीक है, कि जितने भी शरीयत के कानून थे, मतलब वो बहुत ज्यादा बिखरे बिखरे थे, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो उसकी वजह से उन सबको खत्म करके उन्होंने कोशिश की कि एक किताब में सबको लिख दिया जाए, ठीक है। और उन्होंने क्या, औरंगजेब ने क्या किया, एक किताब में सबको लिख दिया और उसको नाम क्या दिया? फतवा आलमगीरी, ठीक है। ठीक है, आलमगीर आपको पता है कि औरंगजेब ने खुद को उपाधि दे रखी थी। और फतवा का मतलब है आदेश, मतलब औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया फतवा, ठीक है। या फिर कोई जो किसी के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है वो फतवा आलमगीर, ठीक है। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, उसमें जो नवाब होता है, जो राजा, उसके अधीन काम करते हैं। कुछ काजी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मुफ्ती होते हैं। को उनका जो कोर्ट का सेटअप है वो ऐसा है कि काजी जो है वो छोटे छोटे फैसले देता था, जनता के बीच में रहता है और कोशिश करता है कि जो आर्बिट्रेशन है, मतलब मध्यस्थता है, उसके माध्यम से मुद्दे सुलझ जाए। और इस काजी का काम क्या होता है कि शरीयत के अकॉर्डिंग फैसले दिए जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नया मामला आ गया, कि मतलब जितने पहले मामले चल रहे थे उसके अलावा क्या हुआ कि कोई नया मामला आ गया, ठीक है। तो अब उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि काजी तो क्या जितने जितने चले आते थे उनके हिसाब से वो सुना देते थे फैसले शरीयत के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर जैसे कोई नया मामला आ जाता था तो वो मामला काजी लेके जाते थे मुफ्ती के पास में कि इसमें क्या किया जाए। और ये एक नया मामला आया है, तब मुफ्ती एक फतवा जारी करता है, मतलब एक लीगल इंस्ट्रक्शन जारी करता है। इसका मतलब है कि ऐसे मामले में, मतलब वो उस टाइम लीगल इंस्ट्रक्शन इसलिए जारी किया जाता है कि अब अगर इस तरह का मामला आएगा तो इसमें जैसे इसमें डिसीजन आया उस तरह से डिसीजन देना है, ठीक है, इस तरह से फैसला होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि जो मुगल शासन जब खत्म हुआ तो उस समय मुगल शासन लास्ट में बहुत कमजोर होने लगा था और कुछ समय बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन
मतलब ये सिस्टम चल रहा था 1772 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें क्या था कि जो क्रिमिनल मामले थे उनमें चलता था शरीयत का कानून, चाहे मतलब सामने वाला व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हिंदू है, सिख है, कुछ भी है। और जो सिविल मामले थे उनमें पार्टी पर था कि दोनों पार्टी अगर हिंदू है तो हिंदू के अनुसार हो जाएगा, और मतलब कोडिफाइड कुछ नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि यूसीसी का जो प्रोसेस है वो कब शुरू हुआ, तो उसका सही ईयर तो होगा 1833 इसके आसपास, और 1772 में कुछ घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। तो अब देखेंगे कि 1772 ईस्वी से हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें क्या क्या चेंज आए थे और आज तक क्या क्या बदला है। देखिए 1765 में हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो ये सब चीजें डिस्कस की थी उस समय, कि 1765 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो दीवानी राइट्स हैं, हमने ये बातें डिस्कस भी की थी कि उन्होंने दीवानी राइट्स खरीद दिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा इलाके उनके पास आ गए। और सिविल राइट, रेवेन्यू राइट ये थे कि वहां का जो रेवेन्यू है अब वो खुद वसूलेंगे और इससे जुड़े हुए केसेस भी वो खुद ही देखेंगे। तो अब हुआ ये कि जो सिविल मामलों का पूरा प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 5-7 साल बहुत कोशिश की, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना मतलब करप्शन हो चुका था, उस टाइम करप्शन इतना था कि वो मामला उस टाइम हैंडल नहीं कर पा रहे थे। कि अभी नया नया शासन लिया था, दीवानी राइट्स ले लिए, कुछ ही समय हुआ था लिए हुए, तो वो जो सिविल मामले जो थे ना उनसे वो हैंडल नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसलिए एक अधिकारी जो पहले यहां पर आ चुका था, जो कि यहां से परेशान होकर यहां से लौट गया था, उसको फिर से यहां बुलाया गया। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनसे मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स से ये कहा गया कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि जो सिविल मामले है ना वो हम संभाल सकें, क्योंकि इसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में अपना जुडिशियल प्लान पेश किया। ठीक है, हमने पढ़ा ही है ये सब चीजें। और इनको मतलब जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इनको बोर्ड ने भेजा था, तो इसलिए इनके पास पावर्स बहुत थी। और 1773 में फिर आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, और बाद में पहले वाले गवर्नर जनरल, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का जो क्षेत्र था उसमें ये ब्रिटिश इंडिया में, मतलब ब्रिटिश इंडिया की बजाय ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन थे उसमें ये पहले गवर्नर जनरल बन गए। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 1773 में भी इनका जुडिशियल प्लान आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित करने का फैसला कर लिया। फिर 1781 में कुछ रेगुलेशंस निकाले गए और सारी प्रक्रिया जो है वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई, और 12-13 साल के लिए गवर्नर जनरल जो है वो ये रहा। और जुडिशियल प्लान जो था वो क्या था कि सबसे पहले कोर्ट बनाने की शुरुआत की गई कि अदालतें होंगी और सबके लिए एक ही अदालत होगी। ऐसे नहीं है कि इस धर्म के लिए ये अदालत होगी और इस धर्म के लिए ये अदालत होगी, ऐसा सिस्टम नहीं था। और सबको ये कहा गया कि जो क्रिमिनल मामले हैं उन पे सब पे मुस्लिम क्रिमिनल लॉ ही चलेगा, मतलब मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग क्रिमिनल मामले देखे जाएंगे। अब क्वेश्चन था कि जो सिविल मामले हैं उनमें क्या किया जाए, और ये सॉल्यूशन निकाला गया कि हिंदू का उनके हिसाब से किया जाएगा और मुस्लिम का उनके हिसाब से निपटारा कर दिया जाएगा। ये इन लोगों ने इसलिए किया था कि इनको पता था कि अगर फैमिली मैटर में घुसे तो विद्रोह हो जाएंगे, और क्यों हम घुसे, हमें इनको तो वैसे लूट का काम करना था, लूट रहे थे अपना मजे से, तो अगर इन्वॉल्व होंगे तो शासन करने में हमें दिक्कतें आ जाएगी। अब सिविल साइड में 3 परंपराएं बननी शुरू हो गई। एक तो था कि हिंदू की जो स्मृति है उनके अकॉर्डिंग मिताक्षरा और दाएं भाग, ये आगे देखेंगे, मिताक्षरा और दाएं भाग उनके अकॉर्डिंग। दूसरा था शरीयत, उनका मतलब जो मोहम्मडन्स थे उनके शरीयत के अकॉर्डिंग। फिर बचा क्वेश्चन ये कि यहूदी, पारसी, इनका, तो अंग्रेजों ने कहा कि इनका निपटारा हम इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, और इंग्लिश लॉ ऐसे बनाए गए जहां पर इनकी परंपराओं को ध्यान में रखकर उनमें चेंजेस वगैरह कर दिए गए। सवाल था कि क्रिमिनल लॉ का, और तब तक इसमें मुस्लिम लॉ चल रहा था, क्योंकि मुस्लिम लॉ एक तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड था कि इस आंख के बदले आंख, और मतलब बहुत कठोर कानून थे।
तो फिर इसके मतलब प्रोसीजर में समस्याएं थी। तो जो हनफी संप्रदाय है, जैसे कि आप अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, सुन्नी की मतलब ये सुन्नी के अंतर्गत आते हैं, वहां पर एक मतलब प्रोसीजर को लेकर एक मान्यता थी कि जो प्रोसीजरल जो एक्टिविटी थी कानून की, उसमें ये था कि हनफी समुदाय ये मानता था कि जो महिलाएं हैं इनकी क्या है, जो गवाही है वो पुरुष की तुलना में कमजोर है। और इसका मूल आधार मतलब ये जो बात कहते हैं हनफी समुदाय की, जो महिलाओं की जो गवाही है वो पुरुष की तुलना में कमजोर है, ये भी किसको बताते हैं कि कुरान में ये कहा गया है, कुरान की एक आयत है उसको आधार बताते हैं। तो इस तरह इन समस्याओं के कारण इन्होंने मुस्लिम लॉ के स्थान पर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंग्लिश लॉ लाना शुरू कर दिया। और वो क्या था, मोस्टली प्रोसीजरल जो पार्ट था ना, जो प्रक्रियात्मक जो एरिया था, उसमें ये इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, इंग्लिश लॉ डालना शुरू कर दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस हो गए, लॉर्ड वेलेस्ली हो गए, इनके मतलब ये मोस्टली इंग्लिश लॉ स्थापित हो गया था, जैसे कि ये जितने टाइम रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, जैसे हत्या का मामला है तो दो व्यक्ति, पहले क्या था कि दो व्यक्तियों के बीच में हत्या का मामला आएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कर दिया कि जो जैसे हत्या का मामला है तो हत्या का मामला दो लोगों के बीच का मामला नहीं होगा, उसमें ये होगा कि हत्या अगर आपने की है तो आप राज्य के विरुद्ध अपराध है, ठीक है। और पहले क्या था, इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, तो अब इन्होंने क्या किया कि इंटेंशन भी इंपॉर्टेंस रखता है, इंटेंशन भी देखा जाएगा। और 1772 से मतलब 1815 तक कुल मिलाकर इंग्लिश कानून क्या हुआ, हावी होने लगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ जो था, क्रिमिनल जो एरिया था, क्रिमिनल लॉ जो था उसमें इंग्लिश लॉ चलने लग गया था। और सिविल लॉ में वही सिस्टम था कि हिंदुओं का हिंदुओं के अकॉर्डिंग, मोहम्मदन का मोहम्मदन के अकॉर्डिंग, और अन्यों के लिए अंग्रेजी कानून जो थे। 1828 में आए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो हमने पढ़ा है कि 1835 तक रहे थे, और 1833 में आया एक चार्टर, उसमें सिचुएशन काफी बदल गई, इसलिए ये बन गए भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक के अंतर्गत रहते थे, प्रशासन के अंतर्गत, और ये व्यवस्था थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और ये क्या थी, ये मतलब जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये मतलब थोड़े प्रोग्रेसिव टाइप के इंसान थे, और ये भी इसी रीति पर चले कि सिविल मामलों में घुस के फालतू पचड़ों में नहीं पड़ना है, जिसकी जैसी मान्यता है उसी के हिसाब से चलने देते हैं। लेकिन उस समय तक भारत में आंदोलन शुरू हो गए थे, जैसे कि पुनर्जागरण है, इस तरह के। तो एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या किया, विलियम बेंटिक के साथ उन्होंने खूब सेटिंग की, ठीक है। और उसी सेटिंग के चलते 1829 में मतलब आने के जस्ट एक साल बाद ही उन्होंने ऐसा काम किया जो हिंदू समाज जो था उसकी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत था। ये क्या लाए, सती प्रथा उन्मूलन कानून। (1829), ठीक। और उस टाइम क्या था, मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत था, लड़कियां जो पैदा होती थी उससे उस पहले ही फिर पैदा होने के बाद में मार देते थे, तो उसके विरुद्ध भी इन्होंने एक कानून पारित करवाया। देखे तो अंग्रेजों ने पहली बार सोशल और सिविल मामलों में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी प्योरली सिविल नहीं थे। 1833 में अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में कोडिफिकेशन की जरूरत है, और इसी चार्टर एक्ट के तहत देखिए जो ये कानून आया था, इसके बाद में भी हालांकि 1987 में राजस्थान में एक रूप कंवर नाम से एक लेडी थी, जो लास्ट मामला सुनने में आता है कि सती हुई थी। देवराला नाम से एक जगह है, वहां पर रूप कंवर सती हुई थी। वो मतलब इस इतने पहले कानून आने के बावजूद भी ये एक लास्ट केस देखा गया था। इसके बाद में ये है कि 1833 में जब अंग्रेजों को लगा कि कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए, तो इसी चार्टर एक्ट के तहत 1834 में पहला लॉ कमीशन लाया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बताता है कि मतलब लॉ कमीशन का मीनिंग ये है कि कौन कौन से कानून बनाने हैं, और वो उन कानून का जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार करके देते हैं, ठीक है। इस लॉ कमीशन के हेड थे लॉर्ड मेकाले, और इन्होंने एक तो आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया, और इन्होंने मतलब लेक्स लॉसी पर जोर दिया कि अब भूभाग के कानून पे अब जोर दे देना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जहां पे जो रह रहा है उसके कानून उस हिसाब से चलेगा। और इसी के बाद में आता है 1853 का चार्टर।
तब बना सेकंड लॉ कमीशन और इसके अध्यक्ष थे जॉन रोमिली। जॉन रोमिली जो थे बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, इन्होंने बाद में सुझाव दिए और इनके सुझाव में था, जॉन रोमिली जो थे एटीन 1854 में सीपीसी के लिए, सीआरपीसी के लिए इन प्रोविजंस के लिए इन्होंने सुझाव दिए। और आईपीसी में भी, जो आईपीसी के लॉर्ड मैकाले ने दे दिया था जब ये वाला बना था, जो 1833 के बाद में 1834 का जो लॉ कमीशन बना था, जिसमें कि जिसके हेड कौन थे, लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, तो इसके बाद में ये आए थे जॉन रोमिली, इन्होंने इन कानूनों के बारे में सुझाव दिए। इसी बीच क्या हुआ, 1857 में आप देखते हैं कि क्रांति हो गई थी। वो क्रांति थी, विद्रोह था, जो भी था वो अलग मैटर है डिस्कशन का। अब इसे देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 1858 में सीधे सीधे भारत के शासन को अपने कंट्रोल में लेने की बात सोच ली कि अब मामला बैठेगा नहीं, अगर डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आए तो सेटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, महारानी ने सारा शासन अपने हाथ में ले लिया और बन गया ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, महारानी शासक हो गई, अब चलाना था यह शासन। इसलिए इन्होंने फटाफट क्या किया, 1859 में सबसे पहले इन्होंने सीपीसी लागू की। 1859 में सीपीसी, अभी वर्तमान में जो सीपीसी चल रही है वो ये नहीं है, वर्तमान में 1908 की चल रही है, बार बार में सीपीसी बनी है, वर्तमान में जो चल रही है वो 1908 की है। ठीक है, और इसके अलावा फिर 1860 में आईपीसी लागू कर दिया, इंडियन पेनल कोड। ये है सिविल प्रोसीजर कोड, कि सिविल प्रोसीजर जो होता है उसमें था। ठीक है, आईपीसी आया और आईपीसी अभी तक यही चल रहा है 1860 वाला, बस इसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में 1859 में सीपीसी, 1860 में ये, और 1861 में सीआरपीसी लागू कर दिया। 1861 में सीआरपीसी, वर्तमान में चल रहा है 1973 का। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इसमें अमेंडमेंट हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया बन गया, अमेंडमेंट के साथ में लागू कर दिया गया है। लेकिन 1853 में जब चार्टर आया था तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म लाए। इस समय इनको सहयोग करने के लिए मिल गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय को अगर विलियम बेंटिक ना मिलते तो वो इतने सफल नहीं होते। इसी तरह से कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उनको अगर डलहौजी नहीं मिलते तो वो इतने सफल नहीं हो पाते। सेम सिचुएशन इनकी बताई जाती है। ठीक है, 1856 तक इन्होंने दो ऐसे कदम उठाए जो क्रिमिनल और जो सिविल नेचर दोनों तरीके के थे। पहले क्या किया जा रहा था, क्रिमिनल लॉ में चेंज किया जा रहा था, लेकिन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। ठीक है, 1856 में। एक तो ये कानून लाए क्योंकि विधवा विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्योंकि विधवा महिलाएं जो थी उस टाइम क्या था कि जैसे 55 साल का आदमी भी है, उसने भी शादी कर ली, और लड़की कितने साल की, 12-13 साल की, 15 साल की, तो वो विधवा हो जाती थी। क्योंकि पहले तो सती प्रथा थी तो वो साथ में सती हो जाती थी, लेकिन सती प्रथा बंद होने के कारण क्या था, विधवा होने के बाद में पूरा जीवन इस तरह से व्यतीत करना पड़ता था। और पहले तो ये और थे कि बाल उतार दो, ये कर दो, इस तरह से बहुत सारे प्रपंच टाइप की चीजें थी। तो इन्होंने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेके आए ये, और इसके अलावा ये कास्ट डिसएबिलिटीज ऑब्युलेशन एक्ट लेके आए। ठीक है, कि
कास्ट उस टाइम जो प्रॉब्लम थी, कास्ट को लेकर, ऊंच नीच को लेकर जो प्रॉब्लम थी, उसको खत्म करने के लिए ये कास्ट डिसेबिलिटीज अबोलिशन एक्ट लेकर आए थे। तो इस तरह से 1858 तक जो स्थिति हम देखते हैं कि कितने सारे परिवर्तन इस समय तक जो मुगल शासक थे वहां से लेकर यहां तक कितने परिवर्तन आ चुके थे, इसको अब तक हमने समझा है। और ये हम इसलिए समझ रहे हैं कि क्या डाइवर्सिटी थी, क्या स्थितियां थी कि आज वर्तमान में कहां तक हम पहुंच गए हैं। और आज आकर क्या, क्योंकि देखिए आप धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखिए पहले जब मुगल्स थे तब अलग स्थिति थी, धीरे धीरे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई, स्थिति थोड़ी बदली। अंग्रेज फिर जब सम्राज्ञी ने ले लिया तब अब देख रहे हैं आप स्थिति बदल रही। अब इसके आगे आगे हम डिस्कस करेंगे कि और कौन सी स्थितियां बदली जिसके कारण आज हम इस दर पे खड़े हैं कि आज हम यूसीसी की डिमांड कंट्री में की जा रही है। तो अब इसकी जरूरत क्यों, क्या स्थिति है कि अब यूसीसी लागू कर देना चाहिए, कानून व्यवस्था अब इनके बाद में 1861 के बाद में जब लागू की गई तो कौन कौन से नए कानून लाए गए, क्या स्थितियां रही जिन्होंने यूसीसी की स्थिति को हमें हमारे सामने ऐसी स्थितियां रख दी है कि यूसीसी हमें लागू करना औचित्यपूर्ण लग रहा है कि हाँ यूसीसी लागू कंट्री में की जा सकती है। इससे रिलेटेड डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ?